है, इसको आप लोग देखिए कैसा लगता है, इसकी सूचना हम लोग को दीजिए। अब आप लोग क्लास 12 में आ चुके हैं। हम लोग पहला जो टॉपिक है हम लोग का है पार्टनरशिप अकाउंटेंसी में। तो 11th में हमने आपको पढ़ाया है, आपको बैलेंस शीट भी समझाया था। वो किसका बैलेंस शीट बनाते थे हम लोग? वो बनाते थे हम लोग प्रोपराइटर की। एक सिंगल इंसान जो बिजनेस करता है वो कैसे बुक मेंटेन करता था, तो ये हम लोग करते थे। तो उसका प्रॉफिट कौन लेता है जब बिजनेस होता है? तो जो आदमी बिजनेस करता है वही लेता होगा। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग जो करेंगे, एक बात ये है कि एक आदमी जब बिजनेस करेगा उसका एक लिमिट होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा स्केल में वो बिजनेस नहीं कर सकता है। तो अगर आपको थोड़ा बड़ा काम में लेवल में करना है तो कुछ लोग मिल के अगर बिजनेस किया जाए तो वो ज़्यादा फायदा होता है। उसका नॉलेज भी लोगों को मिलता है, पैसा भी ज़्यादा होता है। तो उसको हम लोग जब मिल के लोग बिजनेस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। तो इसका पहले डेफिनेशन देखिए क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब ये एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits। मतलब उनको प्रॉफिट शेयर करना है, इस काम के लिए लोग एग्रीमेंट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सब लोग मिलके करें, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक भी कर सकता है इनके बिहाफ में। जरूरी कि सब लोग ही करें, लेकिन इन्वॉल्व रहेंगे सब लोग। इनके फीचर्स क्या है? इसमें एक बड़ी बात क्या आएगी जो प्रोप्राइटर में नहीं होता था। अब यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगी। पहले तो एक आदमी लेता था, अब यहाँ जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे सब लोग शेयर करेंगे। पहले हम लोग जाने इसके फीचर्स क्या क्या। नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मिनिमम 2, कम से कम 2 लोग मिलके कर सकते हैं, या मैक्सिमम लिमिट है 50। फिर है एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होनी चाहिए। ऐसे बिना एग्रीमेंट के तो बिजनेस हो नहीं सकता। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलेंगे तो अपने आप तो नहीं मिल सकते ना, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। तो क्या जरूरी है कि वो रिटन एग्रीमेंट हो? ऐसा जरूरी नहीं है। आइदर ओरल और इन राइटिंग, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है, लेकिन राइटिंग में होना ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? कि इसमें बात बदलने की खतरा रहता है ओरल में, तो उसमें वो चीज़ नहीं रहेगी, इसलिए ओरल राइटिंग हो तो अच्छा है, लेकिन ओरल भी हो सकता है। फिर टू कैरी ऑन सम लीगल बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। तो कोई लीगल काम होना चाहिए। कोई चोरी करने के लिए, इस करने के लिए हम लोग मिलकर नहीं कर सकते, उसको नहीं कहेंगे पार्टनरशिप। तो कोई लीगल एक्टिविटी हो तो, और मकसद ये हो कि प्रॉफिट अर्न करना। फिर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज मस्ट, बट वन और मोर ऑफ देम कैन बी एग्जेम्प्टेड टू शेयर लॉस। जाहिर एक बात है, पार्टनर्स अगर आए हुए तो प्रॉफिट शेयर करने के लिए, तो प्रॉफिट तो उनको शेयर करना ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग लॉस भी शेयर करें। कुछ लोगों को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे माइनर है। अगर कोई आपके बिजनेस में माइनर इन्वॉल्व है, वो आपका प्रॉफिट तो वो ले सकता है, लेकिन लॉस में उसको आप हिस्सेदारी नहीं कर सकते हैं। फिर है ईच पार्टनर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल फॉर द अदर पार्टनर्स। मतलब सारे पार्टनर जो एक दूसरे को बाइंड कर सकते हैं। एजेंट का मतलब उनके जैसा ही लोग पार्टनर कहेंगे उसको वो रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो काम करेंगे बाकी पार्टनर्स को भी बाइंड कर देंगे। तो वो दोनों तरह से, वो एजेंट भी है और उनका
प्रिंसिपल भी है। फिर है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो वही बात जो कहा कि सब लोग मिलकर काम करें या कोई इनके बिहाफ में काम कर दें इन्हीं में से। तो ये सारे जो है इसके फीचर्स हैं, तो इनको आप पढ़िए अच्छे से। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बुक्स की, तो आपके पास अगर बुक्स नहीं है तो NCERT आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से घर बैठे। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए और आपका जो रिमार्क्स है वो भेजिए, आपके जो क्वेरीज है वो भी भेजिए, जिससे आगे हम लोग अच्छे से इस काम को कर सकें। ये छोटी सी प्रयास है, बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता है क्लास जैसे, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सब लोग स्वस्थ रहिए, आपके घर परिवार वाले भी स्वस्थ रहें। इसी के साथ ये क्लास अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू। आज हम लोग पिछले क्लास में हमने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड्स के बारे में कि क्या होता है, और कुछ डीड्स के बारे में हम अलग से आपको बताएंगे। अभी उसके पहले हम कुछ और बात भी बता दें पार्टनरशिप से रिलेटेड। पहला है लीगल एंटिटी। क्या उसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? इसका जवाब है कि नहीं। नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स से अलग हटके उसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। अनलाइक कंपनी में आप देखेंगे सेपरेट एंटिटी होती है। फिर है हु कैनॉट बी मेड पार्टनर्स। किन लोगों को हम लोग पार्टनर्स नहीं बना सकते हैं? इंडिविजुअल्स विद whom valid contract cannot be made or disqualified by law। इसका मतलब है कि जिनके साथ हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं या लॉ के द्वारा किसी को डिस्क्वालीफाई किया गया, ऐसे पार्टनर्स को हम लोग नहीं रख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है माइनर्स जो 18 साल के कम उम्र के होते हैं, उनको नॉर्मली हम लोग पार्टनरशिप में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको लॉस में हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, प्रॉफिट तो दे सकते हैं, तो जनरली इनको अवॉइड किया जाता है। फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या लूनेटिक्स, मतलब जिनको हम लोग पागल भी कह सकते हैं या जिनका दिमाग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग पार्टनर नहीं रख सकते हैं। फिर है इंसॉल्वेंट पर्सन्स, जो जिनका दिवाला निकल गया, अगर उनको हम लोग नहीं रख सकते हैं। फिर एलियन, इसका मतलब है ए पर्सन फ्रॉम एनिमी कंट्री, हमारे दुश्मन देश के अगर है तो उनको भी हम लोग नहीं रख सकते हैं पार्टनर। तो ये कुछ बातें थे, पूछी भी जाती है, बोर्ड में पूछा भी गया कि किन को हम लोग नहीं रख सकते हैं, या उनका लीगल एंटिटी सेपरेट है या नहीं। तो इसका जवाब भी आपको मिल गया। अब हम लोग आते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो जैसे मेरा क्लास नंबर 1 में हमने बताया था कि ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है एग्रीमेंट। तो अगर ये राइटिंग में होगा तो क्या बातें मेन इसमें रहती है, ये हम बता रहे हैं। पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। तो जो भी फर्म आप खोल रहे हैं उसका पूरा नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए। फिर है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। तो जो पार्टनर्स है उनका नाम और उनका एड्रेस क्लियरली मेंशन होना चाहिए। फिर है थर्ड पॉइंट टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। किस तरह का बिजनेस को करना चाहते हैं वो क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। फिर है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। तो कितना कैपिटल पार्टनर की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगी हर पार्टनर, वो भी क्लियर कट मेंशन रहेगा। फिर है फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड और नॉट, इफ अलाउड इट्स रेट। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है?
पार्टनर जो पैसा लगा रहा है फर्म में, फर्म के तरफ से क्या उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा इसके लिए, तो ये प्रोविजन होना चाहिए कि है, होगा या नहीं होगा, ये क्लियर। अगर देना है तो उसका रेट क्या होगा ये भी मेंशन होना चाहिए, क्लियर कट। फिर है 6, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स टू बी अलाउड। तो अगर ड्राइंग्स है तो कितना वो ड्रॉ कर सकता है पार्टनर। ड्राइंग्स का मतलब आप लोगों को मालूम ही है कि जो कैपिटल से जो पैसा टेम्पोरेली निकालते हैं उसको हम लोग ड्राइंग करते हैं पर्सनल यूज के लिए। फिर 7 पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज और नॉट। तो अगर ड्राइंग्स दिया गया तो क्या उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, हमसे लिया जाएगा या नहीं, तो ये मेंशन रहेगा। एंड रेट ये भी लिख सकते हैं, रेट भी क्या रहेगा। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। किस रेशियो में पार्टनर्स जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे ये भी तय होगा इससे, वो भी क्लियर कट मेंशन रहेगा कि आगे कोई डिस्प्यूट ना हो। 9 पॉइंट है सैलरी ऑफ पार्टनर्स टू बी अलाउड और नॉट। तो सैलरी क्या होता है, मान लीजिए कोई पार्टनर सैलरी, कमीशन भी कर दीजिए, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा लेबर कर रहा है तो वो अलग से मान लीजिए कुछ चाहता है तो क्या उसको अलग से कुछ सैलरी दिया जाए या नहीं, या उनका कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट है जिसके वजह से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है उसको आप कमीशन देना चाहते हैं तो वो अलाउ किया जाएगा कि नहीं, और अगर अलाउ किया जाएगा तो उसका अमाउंट क्या होगा। 10th पॉइंट है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल आप लोग पढ़े हैं 11th में, ये कहां पे दिखाया जाता है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है, याद करिए। इसको हम लोग इनटेंजिबल एसेट कहते हैं, मतलब इसको हम लोग देख चूक तो नहीं सकते हैं लेकिन इसका वैल्यू होता है। तो अगर हमको उसको कैलकुलेट करना, हम लोग 12th में देखेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे और क्यों कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग आगे चलकर देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं एडमिशन। जब कोई नया पार्टनर को आप एडमिट करते हैं बिजनेस में, तो आपका रनिंग बिजनेस है, उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो जिस दिन से वो पार्टनर बन जाएगा वो भी इसका हिस्सेदार होगा। तो आपका जो गुडविल है उसका फायदा उसको भी मिलेगा। अगर वो सेपरेट बिजनेस किया होता तो उसको काफी समय लगता उस प्रॉफिट को अर्न करने में, लेकिन चूंकि आपका रनिंग बिजनेस है, आपका एक गुडविल है मार्केट में, तो उसका फायदा भी उसको मिलेगा। तो जो पुराने पार्टनर है उसका कहते हैं कि हम उसका कीमत आपको देना है, तो कहेगा हम कीमत तो देंगे लेकिन आपका गुडविल है कितना ये आप बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, कोई एग्रीड मेथड होना चाहिए। आप कुछ कहेंगे वो कहेगा ये कैसे, तो एक एग्रीड मेथड होगा, वो मेथड क्या होगा वो तय होगा। रिटायरमेंट भी जब होता है, पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाने लगता है, तो वो भी कहता है कि हमारा जो हम लोग का जो बिजनेस है उसमें हमारी भी मेहनत है, जो आप लोगों को प्रॉफिट आगे मिलता रहेगा, इसका जो गुडविल बना है तो उसका हमारा शेयर हमको दीजिए उसका। तो फिर वही बात आती है कितना गुडविल है, तो फिर से आपको कैलकुलेट करना होता है। ये 12th में हम लोग करेंगे भी, तो उसके लिए देखेंगे हम लोग कई अलग मेथड होता है, तो उनको सीखना है, न्यूमेरिकल भी करना है उसका, तो उसका क्या मेथड होगा वो भी डिसाइड। फिर है 11 अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। तो नॉर्मली तो ये 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक होता है, तो ये इसमें मेंशन रहेगा कि क्या अकाउंटिंग पीरियड होगी। फिर है 12
मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्म। तो किस तरह से मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, फिर किसके पास वो रहेगा, ये सब कुछ इसमें, और भी जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, किसके पास रहेगा, ये सारा चीज तय रहेगा कि जिससे कोई आगे डिस्प्यूट ना हो। फिर है ऑडिटिंग। तो ये क्या होता है, कुछ फर्म के लिए निश्चित अमाउंट के बाद ऑडिट होना बहुत जरूरी है कि आपको सीए से आपको अकाउंट्स को ऑडिट कराना है, तभी उसको वैलिड माना जाएगा। तो किसको आप रखेंगे वो भी इसमें तय रहेगा। फिर 14 पॉइंट है डेट ऑफ पार्टनरशिप, कब से ये शुरू होगा, उसका क्या डेट होगा, ये भी इसमें मेंशन रहेगा। फिर 15 पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने दिन के लिए वो होगा, वो भी क्लियर कट मेंशन रहेगा इसमें। फिर है 16 पॉइंट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। मान लीजिए आपका कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो क्या रूल होगा, क्या करना है। इसके लिए एक केस है गार्नर वर्सेस मरे, उसमें जो डिसीजन लिया गया था क्या उसको फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये इसमें मेंशन रहेगा कि उससे उस तरह से हम लोग उसको निपटेंगे। ये इसका आपका कुछ करना नहीं है, ये 12th में कोई न्यूमेरिकल आपके कोर्स में है नहीं, तो इसका ये खाली जान के रखिए कि ये होता है कि इसमें वो एप्लीकेबल है या नहीं, ये इसमें मेंशन होता है। फिलहाल आपको इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है। फिर 17 पॉइंट है हाउ द बैंक अकाउंट्स विल बी ओपन एंड मेंटेन। तो आपके जो फर्म का बैंक अकाउंट होगा कैसे ओपन होगा, कहाँ पे ओपन होगा, किस बैंक में, कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा, ये सारे डिटेल्स में रहेगी। फिर है रूल्स टू बी फॉलोड while settling the accounts of a partner। मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, जा रहा है, तो उसके बुक्स को कैसे सेटल किया जाएगा, क्या उसको दिया जाएगा, उसका भी ये क्लियर कट इसमें मेंशन रहेगा कि क्या क्या बेनिफिट उसको मिलेगा, क्या रूल फॉलो किया जाएगा। तो उसी तरह से रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कोई नया पार्टनर आना चाहता है आपके बिजनेस में, तो उसके लिए क्या रूल फॉलो होगी, तो ये इसमें मेंशन होना चाहिए। फिर है लास्ट पॉइंट हाउ द डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स विल बी सॉल्व्ड। इतना कुछ करने के बाद भी अगर डिस्प्यूट हो गया कुछ, तो कैसे उसको सेटल किया जाएगा, ये भी किस कोर्ट में जाएंगे, क्या करना होगा, वो भी इस पे मेंशन रहेगा, जिससे कि कोई डिस्प्यूट ना हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए कोई क्लॉज इसमें मेंशन नहीं है या ये आपका डीडी रिटर्न में नहीं है और फिर कोई डिस्प्यूट होता है, तो कैसे डील किया जाएगा, तो वो हम आपको बताएंगे। और हम लोग का केस में ये इंटरेस्ट होगा कि न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। मान लीजिए ये रिटर्न क्लॉजेस नहीं दिया है, इस तरह का रहेगा हम लोग को न्यूमेरिकल, जिसमें हमें सॉल्व करना है। तो इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजंस लगानी है, तो वो हम आपको आगे क्लास में बताएंगे कि क्या करेंगे। अगर ये सब मेंशन नहीं है तो कैसे इसको हम लोग डील करेंगे, तो इस पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम इसको हट जा रहे हैं, एक बार आप इसको क्लियर स्क्रीन में देख लीजिए और इसको नोट्स कर लीजिए इसको अपने कॉपी में। आज हम आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में बताएंगे। 11th पे जब हम लोग प्रोप्राइटर के बारे में पढ़े थे, वहाँ एक ही आदमी होता था, तो उसका अपना सिंगल अकाउंट होता, जो भी बैलेंस शीट में कैपिटल हम लोग दिखाते थे उसका अपना होता था। यहाँ कई लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए सेपरेट अकाउंट्स
बनाना पड़ता है। तो क्या इसके बारे में है, आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं। दो तरह का अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। तो ये है क्या, इसका अंतर आपको हम पहले बता दें। इसको देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, क्या क्या अंतर होता है। देखिए ये टेबल है, पहला है चेंज इन कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, द बैलेंसेस यूजुअली रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विथड्रॉन परमानेंटली। मतलब ये पूरी बिजनेस के लाइफ में चेंज नहीं होता है नॉर्मली। कब चेंज होता है, अगर एक्सेप्ट व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, कोई नया कैपिटल अगर और फिर इंट्रोड्यूस हो रहा है या परमानेंटली अगर विथड्रॉ हो रहा है तभी इसमें चेंज होता है। जबकि फ्लक्चुएटिंग में बैलेंसेस गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बैलेंसेस गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब इसमें चेंजेस होता रहता है। ये कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे जब हम इसका डिटेल आपको बताएंगे। अगला है सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ अकाउंट्स। ईच पार्टनर हैज टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। तो हर एक पार्टनर को दो अकाउंट रखना होता है, एक ये कैपिटल अकाउंट और साथ में एक करेंट अकाउंट रखना होता है। ये भी फिर से हम जब आपको डिटेल बताएंगे तब इसको हम बताएंगे क्या होता है। लेकिन यहां क्या, ईच पार्टनर हैज वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट, इसमें खाली एक ही अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर थर्ड है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब इसमें देखिए क्या क्या रिकॉर्डिंग होती है। ट्रांजैक्शंस relating to drawings, interest on drawings, interest on capital, salary, share of profit or loss, etc. are not made in it. मतलब ये कोई भी चीज इसमें हम लोग नहीं लाते हैं जो कि चेंजेबल है। ड्राइंग्स आपको मालूम है क्या होता है, तो वो उसको भी नहीं आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी नहीं आता है। ये सारे चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कोई भी चीज इसमें नहीं आता। जबकि ये सारे चीज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम लोग शो करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये इसमें हम लोग शो कर देते हैं। और फोर्थ पॉइंट है नेगेटिव बैलेंस। क्या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में भी हो सकता है? नॉर्मली हम लोग किधर दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट? लायबिलिटी साइड में। लेकिन क्या ये एसेट साइड में भी आ सकता है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ये पॉसिबल नहीं है, इसका बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तो इसमें ये पॉसिबल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसका जब हम ब्रेकअप दिखाएंगे आपको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये संभव इसलिए होता है कि इसमें ये सारे चीज आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और जैसे लॉस भी है। मान लीजिए जितना पैसा आपने लगाया बिजनेस में, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा अगर आपका लॉस हो गया तो फिर ये नेगेटिव बैलेंस हो जाएगी। तो ये फिर आपका एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा, समझ गए। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो इसमें जितना पैसा आपने लगाया उससे ज्यादा आप कभी नहीं निकाल सकते हैं। और अगर नया कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो हर हाल में ये कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा। इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है कि नहीं, बोर्ड में ये पूछा भी गया है, तो आपका जवाब यही रहेगा कि इफ इट इज फिक्स्ड कैपिटल कभी इसमें नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा। बट इफ इट इज नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो इट इज पॉसिबल। तो इसमें एक बात का आपका ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड कैपिटल है, सिंपल कैपिटल अकाउंट कहा जा रहा है, तो आप ऑलवेज इसको
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही ट्रीट करेंगे और फिक्स्ड कैपिटल तभी इसको ट्रीट करेंगे जब इसमें ये पर्टिकुलरली बताया जाएगा कि फिक्स्ड कैपिटल, ये ऐसा अगर मेंशन रहेगा तभी आप फिक्स्ड कैपिटल उसको मानेंगे। नहीं तो नॉर्मली आपको अगर सिंपली कैपिटल अकाउंट कहा जाता है तो आप इसको फ्लक्चुएटिंग ही मान के चलेंगे और उसमें ये सारे चीज आप इन्वॉल्व करेंगे, जो भी उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट है, सारे इसकी ब्रेकअप हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये पिक्चर आपको थोड़ा छोटा ही नजर आ रहा है तो उसको रिपीट कर करके उसको फाइल को आप उसको नोट कर लीजिए। आपका कोई भी क्वेरीज है आप लोगों को मंडे से फिर क्लास होगा हाफ एन आवर का, उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं या ईमेल नंबर हमने जो दिया था उसमें आप भेज सकते हैं क्वेरीज। अगर ईमेल नंबर देखना है तो क्लास नंबर 2 में प्रोवाइड किया है, वहां से आप देख लीजिएगा। ओके, बाय। पिछले क्लास में फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में हमने बताया था, उसका क्या डिफरेंस होता है। उसमें हमने ये बताया था कि इसमें फिक्स्ड जब आप मेंटेन करते हैं साथ में आपको करंट अकाउंट भी मेंटेन करना होता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग में खाली आप एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक कैपिटल अकाउंट में एक करंट अकाउंट में, ये हम अभी आपको बता रहे हैं। तो कुछ पॉइंट है, इसको आप नोट करिए। ये कैपिटल अकाउंट और ये करंट अकाउंट। तो पहला है व्हेन प्रिपेयर्ड, कब बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में प्रिपेयर्ड बोथ इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग एज वेल एज फिक्स्ड कैपिटल। ये तो देखिए हर हाल में बनता है, किसी भी मेथड से हम लोग कर रहे हैं तो दोनों ही केस में कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही, या तो फ्लक्चुएटिंग बने या फिक्स्ड कैपिटल बने, लेकिन है तो वो कैपिटल अकाउंट ही, ये बनाना ही होगा। लेकिन करंट अकाउंट तभी बनेगा जब आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, उसी हाल में इसको आप बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं मेंशन है कि करंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है पार्टनर, तो आप खुद समझ जाइए कि उनका जो कैपिटल है फिक्स्ड है, बिना कहे ही आप समझ जाइए। लेकिन अगर साइलेंट है, करंट अकाउंट नहीं दिया है, तब आप ये मान के चलिए कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। दूसरा है इसका बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता है, जैसे हमने पहले कहा है। उसमें आप खाली एडिशनल कैपिटल या तो कर सकते हैं या कुछ निकाल सकते हैं परमानेंटली, तो कभी ये नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है। जबकि इसमें हो सकता है इन केस ऑफ लॉस ये नेगेटिव बैलेंस भी दिखाता है। यही एक वजह है, देखिए, क्योंकि इसके अंदर करंट एंड फिक्स दोनों ही मिला के ये होता है, तो अगर ये नेगेटिव बैलेंस हो तो उसका असर इसको भी करता है और इसको भी नेगेटिव बना देता है। लेकिन ये इसको कभी नेगेटिव नहीं बना सकता है, क्योंकि इससे ये अलग होता है। इस बात को समझ लीजिए। और थर्ड है नेचर। फिक्स्ड कैपिटल जनरली रिमेन्स अनचेंज ईयर टू ईयर, तो अनटिल अनलेस उसमें से निकाला नहीं जाए, या वही दो एक्सेप्शन केस है कि आप नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ निकाल रहे हैं परमानेंटली, तभी वो बदलता है, नहीं तो इट इज अनचेंज, ये अनचेंज ही रहता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, हमेशा ये चेंज होता रहता है हर एक ट्रांजेक्शन के साथ। और ये खूबी इसमें भी है, इसमें भी यही बात होती है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही है, क्योंकि ये इसके अंदर है, इसलिए इसमें भी सेम नेचर आपको दिखता है कि ये भी चेंज होता रहता है ट्रांजेक्शन में, जबकि फिक्स्ड कैपिटल कभी चेंज नहीं होता है। इतना ही आपको समझाना है आज। आगे हम लोग पढ़ेंगे और आगे क्लास में हम लोग इसका फॉर्मेट स्टडी करेंगे कि कैसा होता है इन तीनों का फॉर्मेट, ये हम आपको समझाएंगे। आपको कोई भी क्वेरीज हो हम लोग से भेजिएगा, जरूर पूछिएगा और मन लगा के पढ़िए आप लोग। ओके, बाय।
वो कैपिटल अकाउंट के बारे में बताएंगे, फॉर्मेट उसका। पहले हम बताए थे आपको लोगों को कि दो तरह का अकाउंट होता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। तो आज हम फॉर्मेट बना के आपको ये दिखाएंगे। तो देखिए ये जो फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट का, जब कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग होगा, ये इसका फॉर्मेट है। तो देखिए क्या क्या रहता है, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। और मान लीजिए हम ये मान के चल रहे कि हमारे 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी, तो उनके नाम से अलग अलग दोनों तरफ ये हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ये है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो भी इसके पहले का बैलेंस रहा होगा वो यहाँ पे लिखना है, तीनों का अलग अलग। उस तरह से आप इधर भी देख रहे हैं, इधर भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो दोनों तरफ एक साथ नहीं हो सकता है। यहाँ क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट हमने लिख दिया। अगर बैलेंस ओवरड्राफ्ट है मतलब नेगेटिव कैपिटल अगर है, तब इस साइड में हम लोग लेंगे। तो जरूरी नहीं कि तीनों का हो सकता है, दो का इधर हो क्रेडिट में हो, एक कोई डेबिट में आ जाए, या कोई दो डेबिट में हो एक क्रेडिट में हो, या तीनों ही डेबिट साइड में आ जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का बैलेंस से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो ये लेना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है बाई। ये बाई मैं नहीं लिखा हूं, आपको लिखना है। यहां भी हमने 2 नहीं लिखा, एक बार लिख दिया, इसके नीचे ही लिखा। तो उसके बाद क्या है कि मान लीजिए आप फर्दर और कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो लेना पड़ेगा। जिस डेट में कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है या बैंक चेक से आप कर रहे हैं, तो वो डेट मेंशन करके उसको आपको दिखाना पड़ेगा। और उसी तरह से अगर कोई विथड्रॉल हो रहा है तो उसको इस साइड में लिखेंगे डेबिट। ये परमानेंट विथड्रॉल, इसको नोट कर लीजिए, परमानेंट। तो हमेशा के लिए अगर पैसा निकाल रहे हैं तब ये आएगा। इसके बाद ये जो गैप देख रहे हैं, आपको ये गैप नहीं छोड़ना, ये तो हम समझाने के लिए दिए हैं, आपको भी पता लगेगा कि ये गैप हमने क्यों छोड़ा है। आपको गैप नहीं देना है, आप इसके ठीक बाद ही आप लिखेंगे ड्राइंग्स। जो पैसा अगर कुछ निकाला होगा टेम्पररी, उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं, तो ड्राइंग रहेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर उस पर कभी इंटरेस्ट कोई चार्ज हुआ होगा तो वो लगेगा। उसी तरह से अगर कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो हम लोग इधर लिखेंगे। अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी मिला है तो वो इधर देंगे, या कमीशन आपने दिया है तो वो लिखेंगे। तो इस तरह से 2 चीज ये होगी। अब देखना है कि ये क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नाम आपने कभी सुना नहीं है, तो ये इसमें क्या दिखा रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब हर एक के हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे आएगा। लेकिन ये यहां से क्यों, इसके बारे में हम डिटेल क्लास लेंगे आपको आगे, कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसको हम समझाएंगे। तो इतना अभी इस स्टेज में जान के रखिए कि जो भी अब तक आपको मालूम है कि पीएल अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट होती है पीएल अकाउंट में होता है, और वो कैपिटल अकाउंट में जाता था 11th में, ऐसे आपने सीखा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ हम लोग बताएंगे कि पीएल अकाउंट से ये ट्रांसफर होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो ये आपका वहां से हमें मिलेगा, इसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे आगे, और न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो इस तरह से अगर जो प्रॉफिट का शेयर होगा उसको यहाँ ले लेंगे, या उसी तरह से अगर लॉस होता है तो ये लॉस का शेयर आएगा। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे। अगर इधर बैलेंस आ रहा है दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव बैलेंस है तो इधर आएगा, और अगर ओवरड्राफ्ट होता है तो इस साइड में बैलेंस होगा। इस सबका टोटल करके जो बैलेंस करेंगे, तो अगर इधर इस साइड में कम आ रहा है तो ये आपका ओवरड्राफ्ट होगा ये बैलेंस करके, और अगर इधर हो रहा है तो दैट मीन्स आपका पॉजिटिव बैलेंस है। उसके बाद दोनों टोटल को मैच करा लेंगे। तो ये तो है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब इसी से हम आपको समझाएंगे कैसे फिक्स्ड कैपिटल होगी और करेंट अकाउंट बनना है, ये बताया था, तो वो इसी में हम बना के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये जो यहां था ये हट जाएगा,
इसको हटा देंगे। ये चीज नहीं रहेगी। और इसके बाद बैलेंस सी, यहीं पे ये खत्म हो जाएगा। और ये आपका बन जाएगा फिक्स्ड। ये आपका फिक्स्ड कैपिटल, इतना ही। और ये क्या होगा, ये होगा करंट अकाउंट। ये पार्ट बन जाएगा करंट अकाउंट। यहां भी आपका ये देखिए चेंजेस आएगा। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका जो पहले का बैलेंस है वो आएगा और ये सब चीजें रहेगी। बस देखिए बन गया, इतनी सी बात है दोनों में अंतर। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे डेट रहेगा। इस तरह से ये हम लोग अलग अलग बनाएंगे। एक ये हो जाएगा, ये आपका ये पोर्शन जो है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हो जाएगी, और ये वाला जो अलग बनेगा ये हो जाएगा करंट अकाउंट। इसको अलग, ये तो हम आपको समझाने के लिए किए हैं, इससे थोड़ा सा कंजेस्टेड भी हो गया है, तो आपको इसको और थोड़ा अलग करके ये करना है। देखिए सब कुछ वही है, इसमें मात्र दो चीज है, एडिशनल कैपिटल और जो परमानेंट विड्रॉल, यही दो चीज इसमें आएगा। एडिशनल कैपिटल, ये जो विड्रॉल है कभी इससे ज्यादा नहीं होगा, इसलिए ऑलवेज इसमें पॉजिटिव बैलेंस ही आपको मिलेगा। और यहां पे देखिए ये ब्रॉट डाउन करेंगे, और अगर आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो यहां पे आ जाएगा। और बाकी सब चीज आप देख रहे हैं इसमें है, ये सब भी है। तो अगर लॉस ज्यादा हो जा रहा है तो आपका ये नेगेटिव बैलेंस भी मिलेगा, मतलब ओवरड्राफ्ट। और अगर पॉजिटिव बैलेंस तो इस साइड में बैलेंस हो जाएगा। तो ये इसमें है। आपको अगर कहा जाएगा खाली कैपिटल अकाउंट दिया रहेगा तो आप पहले वाला फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और अगर ये कहा जाएगा कि करंट अकाउंट बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो आपको इस तरह से फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना देना है और करंट अकाउंट को अलग बना देना है। इतनी सी बात है, बहुत आसान चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई क्वेरीज है आप उनको भेजिए अपना क्वेरीज। ओके, दैट्स ऑल, बाय। आज हम आपको बताएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे लिया जाता है। ड्राइंग्स आप जानते हैं, जो कैपिटल से जो पैसा टेम्पररी काम के लिए लिया जाता है उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। अब उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो कैसे करना है देखिए आज हम बताएंगे डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 6 सिचुएशन हमने लिया है, 1 2 3 4 5 6। इसको हमने कैसे कैटेगराइज किया है ये देखिए। पहले इसको दो अलग अलग क्लास में इसको बांटा है। एक है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन,
और दूसरा है व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन। इसका क्या मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग? मतलब ये इसमें नहीं दिया रहता है कि पैसा कितने बार लिया गया है। मान लीजिए 10,000 साल में लिया है, अब 10,000 एक बार में लिया या टुकड़े में लिया, एक बार 2,000, एक बार 3,000, इस तरह से कुछ करके लिया, या किस तरह से लिया ये दिया नहीं है। या क्या साल के शुरू में ही ले लिया, साल के आखिर में लिया, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। सिंपली दिया कि एक साल में कितना पैसा लिया है। एक केस ये होता है। और दूसरा ये होता है कि एक when frequency of drawings are given, मतलब एक निश्चित इंटरवल में पैसा लिया जाता है, तो उसकी डिटेल हम लोग के पास रहती है। तो पहला ये है कि जब ड्राइंग्स का फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहता है, और उसमें भी फिर दो केस आ जाता है। पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन एज PA, इसको बोलते हैं पर एनम। ये लिख दिया हमने पर एनम, ये हमारा पहला केस है। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन विदाउट द वर्ड PA, मतलब ये वर्ड नहीं रहता है, ये हमारा दूसरा केस है। आगे क्लास में हम हर एक केस में आपको बताएंगे, कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर ये है जब आपको ड्राइंग्स का फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, फिर उसमें दो केस अलग हो जाता है। वो क्या है? एक है इंटरेस्ट फॉर अनइक्वल ड्राइंग्स, और दूसरा है इंटरेस्ट फॉर इक्वल एंड रेगुलर इंटरवल ड्राइंग्स। क्या अंतर है दोनों में? इसमें है कि इंटरेस्ट जो है, ड्राइंग्स का अमाउंट जो है बदलता है, वो तो दिया रहता है, कब लिया गया है ये तो दिया रहता है, लेकिन हर बार इक्वल अमाउंट नहीं होता है, अलग अलग अमाउंट होता है। तो उस हालत में फिर दो प्रोसेस हो जाती है। एक होता है सिंपल मेथड कैलकुलेट करने का, और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। ये दोनों करके आपको बताएंगे। फिर ये केस आता है इंटरेस्ट फॉर इक्वल एंड रेगुलर इंटरवल ड्राइंग्स, मतलब इसमें अमाउंट फिक्स रहता है कि कितना लिया जा रहा है, और एक रेगुलर इंटरवल में एक निश्चित समय सीमा के बाद उसको लिया जाता है। उसमें फिर दो तरह का केस है। ये है ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ मंथ और क्वार्टर और हाफ ईयर, मतलब शुरुआत में लिया जाता है, या तो महीने के शुरू में होगा, हर महीने के शुरू में, या हर क्वार्टर के शुरू में, या हर हाफ ईयर के शुरू में ये लिया जाता है, या एंड महीने के आखिर में लिया जाएगा, या क्वार्टर के आखिर में लिया जाएगा, या हाफ ईयर के आखिर में लिया जाएगा। तो ये हमारा पांचवा केस हो जाएगा। और फिर है ये ड्राइंग्स एट द मिडिल ऑफ द मंथ, मतलब महीने के बीच में लिया जाए, या क्वार्टर के बीच में लिया जाए, या हाफ ईयर के बीच में लिया जाए, या नो डेट, कोई डेट नहीं बताया जाए। ऐसे हाल में ये हमारा छठा केस हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वन बाय वन इन केसेस को लेंगे और आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो हमारा अगले क्लास का प्रतीक्षा करिए। आज हम विदा ले रहे हैं, फिर आपको हम समझाएंगे हर एक मेथड का अलग अलग न्यूमेरिकल करके। ओके। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके बताएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो एक न्यूमेरिकल हम आपके सामने आज लाए हैं, उसको हम पढ़ देते हैं। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राजेश for the year ended 31st March 2017 when he draws rupees 40,000 during the year and interest charge as follows। एक केस है 10% पर एनम और दूसरा है 10% जब ऐसा हो। तो हमने ये पहले इसमें क्वेश्चन में केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 डील करने वाले हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि क्वेश्चन में या तो PA दिया रहता है या नहीं दिया रहता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है फॉर्मूला पे, ये देखिए। केस 1 में फॉर्मूला ये हो जाता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 फिर इंटू 6/12 या हाफ कह सकते हैं। उसी तरह से केस 2 में फॉर्मूला देखिए, ये बता
बदल जाता है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 भी रहेगा, लेकिन ये पोर्शन नहीं रहेगी, पूरे साल का निकाला जाएगा। तो इसका वैल्यू देखिए हम रखते हैं 40,000 और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो 10 ले लिया और परसेंट है तो अपॉन 100 कर दिया और हमें 6/12 लेना है। सेकेंड केस में हमको खाली यहीं तक रुक जाना है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग वही 40,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो 10/100। अब खाली आपको इसको सॉल्व कर लेना है, हालांकि आप इसको कर सकते हैं, फिर भी हम कर दे रहे हैं सामने। तो ये 1 0 1 0 आप काट सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, 1 0 ये भी कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2000 4 के बाद है। और इस केस में ये आपका हो जाएगा 4000 रुपीज 4000। तो आई होप आप लोगों को इसका डिफरेंस समझ में आ गया है दोनों केस का। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि पी ये वर्ड होने का क्या असर पड़ता है, ये अंतर आएगी बस। और ओके, थैंक यू। बताएंगे केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। ये केस नंबर 3 और केस नंबर 4। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए क्या है। ये क्वेश्चन दिया है, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर 2016 इफ अमित withdrew the amounts as follows। तो ये अमित एक व्यक्ति है जो विड्रॉ करता है ड्राइंग्स। तो किस तरह से दिया है देखिए, यहां तक ही है आपके क्वेश्चन में। ये पोर्शन ये नहीं है, ये अभी नहीं दिया है, ये दो चीज दिया है गिवन। एक है डेट ऑफ ड्राइंग और अमाउंट दिया है। तो February 1 3000, April 30 4000, June 1 3000, September 30 5000, November 1 7000, December 31 2000। इस तरह से डिफरेंट डेट्स में वो अमाउंट विथड्रॉ करता है। तो हम लोग के पास दो मेथड है, एक तो ये बताया था, बताने जा रहे हैं सिंपल मेथड और फिर प्रोडक्ट मेथड। तो इसको अलग अलग समझिए। सिंपल मेथड जब हम लोग करेंगे तो इस तरह का एक कॉलम बना लेंगे, ये दो कॉलम, ये मंथ्स और इंटरेस्ट का। तो रिमेनिंग मंथ कितना बचा है 11 मंथ्स। ये February 1 से लेके जनवरी छोड़ दीजिए तो 11 मंथ आपके हाथ में होता है। तो ये अमाउंट जो है 11 मंथ्स के लिए है। फिर अप्रैल के लिए, अप्रैल को हटा दीजिए, 8 मंथ आपके पास बचता है। फिर जून, मई को हटा दीजिए, जून से लेकर 7 मंथ बचता है। फिर सितंबर को हटाइए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स। फिर नवंबर फर्स्ट है तो इसको इंक्लूड करना है, अक्टूबर तक हट जाएगा, नवंबर एंड दिसंबर 2 मंथ्स। और 31 दिसंबर इसके बाद कोई नहीं है, इसलिए 0 है। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हर एक ड्राइंग के लिए। देखिए I1, I2, I3, I4, I5, I6। सिंपल मेथड में हर एक को अलग से कैलकुलेट किया जाता है इस तरह से, I1, I2, I3, I4, I5, I6, इनको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ये है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन मंथ्स, ये जो मंथ्स है कितना मंथ्स बचा है तो वो अपॉन 12। तो उस तरह से पहले वाले लेंगे तो 3000 लेंगे इनटू ये 12/100 और फिर मंथ्स 11/12। इसको कैलकुलेट करके देखिएगा 330 आएगा। आई होप इसको आप लोग करेंगे, इसको आप लोग पहले बताया है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको करके देखिएगा। फिर भी अगर डिफिकल्टी होता है तो मुझे बताइएगा, फिर से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से अलग अलग मंथ्स लेके एक बार 11, फिर 8, 7, 3, 2, इस तरह से अमाउंट भी चेंज करते हुए आप I1, I2, I3, I4, I5, I6 0 हो जाएगा क्योंकि मंथ 0 है। तो ये इसका टोटल आ रहा है 1150। दैट मींस टोटल आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 1150।
अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से डील करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। उसके लिए ये फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 टू 1/12। प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, देखिए ये फॉर्मूला है, अमाउंट इनटू मंथ, ये अमाउंट है और जितने मंथ के लिए वो अमाउंट रन कर रहा है तो वो इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको ये मिलेगा। हर एक को इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा, ये जीरो के साथ जीरो हो जाएगा। इसको टोटल आप करेंगे तो आपको 1,15,000 टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको आप यहाँ रख देना, टोटल प्रोडक्ट की जगह ये जो अमाउंट है इसको आप यहाँ रख दीजिए। और रेट आपका 12% है ये, तो 12/100 और 1/12 करना है, ये 1/12 करना है। फिर आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो एक तो ये कट जाएगा और ये 2 जीरो भी कट जाएगा, तो आपके पास ये आएगा 1150। ये रुपीस साइन लगा देंगे, साइन सिंबल, तो ये 1150। तो देख रहे हैं इक्वल अमाउंट है। इसका मतलब दोनों ही मेथड से हम लोग कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। अगर कुछ दिया ना हो कि किस मेथड से करना है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली मेंशन कर दे कि सिंपल केस से करना है तो आपको इस तरह से करना है, या प्रोडक्ट मेथड से आपको करना है तब आपको इसी मेथड से करना है। अदरवाइज आप आजाद हैं, दोनों में से किसी भी, जो भी आपको आसान लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर नाम दे दे मेथड का तो आपको उसी मेथड से करना है। ओके, थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, क्लास नंबर 9। आज हमको ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में केस 5 और 6 हम बताने वाले थे। उसके पहले एक जरूरी चीज आपको समझना है, इसमें ये अक्सर देखा जाता है, कंफ्यूजन होता है। हम आज आपको समझाएंगे अंडरस्टैंडिंग नंबर ऑफ ड्राइंग्स। नंबर ऑफ ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको समझिए। ड्राइंग जो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है और हाफ ईयरली हो सकता है। तो मंथली में भी कई बात है, एक तो मंथ के शुरू में हो सकता है और मंथ के आखिर में हो सकता है, या आखिर में हो सकता है, या मिडिल ऑफ द मंथ हो सकता है। तो इस तरह से क्वार्टर में भी शुरू में हो सकता है, आखिर में हो सकता है, या मिडिल ऑफ द क्वार्टर हो सकता है। उसी तरह से हाफ ईयरली भी हाफ ईयर के शुरू में हो सकता है, आखिर में हो सकता है, या मिडिल। तो देखिए, अब ये मंथली है तो उसको समझिए कि इस तरह से इतने मंथ है, 12 महीना है। डेट ऑफ बिगिनिंग क्या होगा, पहली तारीख। अब हमें देखना मंथ्स रिमेनिंग, कितने मंथ्स पहले बचता है। पहले ड्राइंग के बाद, जब फर्स्ट को ड्राइंग होगा उसके बाद 12 महीना बचेगा, ये जनवरी भी पूरा बचेगा और ये पूरा 12 महीना आपके पास। और इसकी आखिरी ड्राइंग कब होगी, हर महीना ड्राइंग होगा। आखिरी ड्राइंग 31 दिसंबर में होगी, तो पूरा ये दिसंबर का मंथ आपके पास होगा। दैट मीन्स मंथ्स रिमेंड 1, तो 12 और 1 13, टोटल ये हो जाएगा। और उसका एवरेज निकालने लेंगे, 13/2 = 6.5, ये होगा एवरेज मंथ। उसी तरह से अगर मंथ के आखिरी में ड्राइंग हो रही है, आखिरी डेट कब होगी, 31 जनवरी, फिर 28 या 29 फरवरी, डिपेंड कर रहा है लिप ईयर है, फिर 31, 30, 31, 30, इस तरह से हर महीने का ये डेट है। तो पहला ड्राइंग 31 जनवरी में होगी, तो उसके बाद जनवरी नहीं रहेगा आपके पास, इस डेट लास्ट डे में ड्रॉ होगा। उसके बाद आपके पास 11 मंथ्स बचता है, ठीक है। और उस तरह से लास्ट ड्राइंग होगा 31 दिसंबर में, तो उस ये पूरा खत्म हो गया। इसके बाद कोई मंथ बचा नहीं थी, 0 मंथ हो गया, टोटल आपका 11th हो गया, अब एवरेज हो गया 5.5। उसी तरह से अगर मिडिल में लिया जाए तो पहला होगा 15 तारीख, हर महीने के मिडिल में इस तरह से ड्राइंग होगी। और बचेगा कितना, ये 11 मंथ्स पूरा बचा है और इसका आधा महीना, दैट मीन्स 11.5। उसी तरह से दिसंबर में आखिरी ड्राइंग होगी, तो आधा महीना आपके पास बचेगा 0.5। दोनों मिला के 12 आ जा रहा है, तो डिवाइड करेंगे
तो ये 6 हो जाएगा। तो ये तो हो गया जब मंथली। उसी तरह से जब क्वार्टरली ड्राइंग अगर हो रहा है तो देखिए एक साल में 4 क्वार्टर होता है, एक जैन टू मार्च, फिर अप्रैल टू जून, फिर जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर। 3-3 महीने का क्वार्टर होता है। इस तरह से 4 क्वार्टर आपके पास होता है। तो हर एक का फर्स्ट को अगर ड्राइंग हो रहा है, बिगिनिंग में कर रहे हैं, तो जब फर्स्ट जैन को करेंगे तो ये पूरा साल आपके पास है, जैन टू लेके आपका दिसंबर, ये पूरा 12 महीना आपके पास है फिर रिमेनिंग। और आखिरी ड्राइंग कब होगा? 1 अक्टूबर। उसके बाद आपके पास अक्टूबर पूरा रहेगा, नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स, तो 12 + 3 15। ये टोटल एवरेज निकालेंगे 7.5 हो जाएगा, 15/2। इसी तरह से अगर एंड डेट में हो रहा है हर एक क्वार्टर का लास्ट डे में, तो पहला है मार्च 31, तो उसके बाद आपके पास 3 महीना ये चला गया, तो रिमेनिंग आपके पास 9 महीना बचेगा, 12 से 3 चला जाएगा तो 9। तो ये 9 हो गया। आखिरी ड्राइंग कब होगा? अक्टूबर में। ये इसमें आपका 31 दिसंबर। तो आपके पास कितना बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये 0 हो गया। लेकिन टोटल आपका आ गया 9 और उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 4.5। उसी तरह से अगर मिडिल में ले रहे हैं तो मिडिल में ये है जैन टू मार्च के बीच में ये फरवरी का आएगा ये डेट, या अप्रैल टू जून में ये मई का आएगा, जुलाई से सितंबर अगस्त 15, अक्टूबर दिसंबर के बीच में नवंबर का मंथ है, उसमें 15 बीच का। तो यहाँ फरवरी से लेंगे तो 1.5 महीना कम हो जाएगा ये, तो 10.5 बचेगा। और आखिरी ड्राइंग आपका 15 नवंबर में होगा, तो 1.5 महीना फिर आपके पास बचा रहेगा, नवंबर का आधा और दिसंबर का पूरा मिला के वही 12, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो मिलेगा 6। उसी तरह से अगर हाफ ईयरली आप कर रहे हैं तो 2 ही हाफ ईयर होता है, एक जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर। पहली तारीख को अगर लेंगे जनवरी तो आपके पास 12 महीना बचेगा साल का। और अगर जुलाई 1 में ले रहे हैं तो ये 6 महीना कम हो जाएगा, जनवरी टू जून, तो 6 महीना रहेगा, टोटल हो जाएगा 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसी तरह से अगर लास्ट में करें ड्रॉ 30 जून में आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 6 महीना तो चला गया, आपके पास बचा 6 महीना। और फिर दिसंबर 31 को किया तो कोई कुछ भी बचा नहीं, उसके बाद कोई कुछ है नहीं, 0 हो गया, तो टोटल करेंगे 6 आ जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये एवरेज जो पीरियड है आपका 3 हो गया। उसी तरह से अगर मिडिल में करें तो मिडिल आपका जनवरी फरवरी मार्च, ये 31 मार्च मिडिल में है, और सितंबर 30, ये सितंबर है मिडिल में आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर का लास्ट। तो जब मार्च में आप करेंगे तो अगेन 9 मंथ्स आपके पास बचेगा, और सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स बचेगा, तो ये टोटल करेंगे 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो इस तरह से हम लोग एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। जब हम लोग 4th 5th और 6th केस समझाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरी होगी, इस वीडियो को बार बार देख लें, अच्छे से समझ लें। और इसमें एक चीज जो गौर करना है, देखिए मिडिल मंथ के जब मिडिल में लेते हैं तो एवरेज पीरियड हमारा 6 आ रहा है, क्वार्टर के भी जब मिडिल में हम लोग ले रहे हैं तो ये एवरेज देखिए 6 आ रहा है, और हाफ ईयरली के जो मिडिल में जो ले रहे हैं हम लोग तब भी एवरेज 6। ये एक चीज गौर करने की कि जब भी मिडिल में ड्रॉ होगा तो ऑलवेज एवरेज पीरियड आपको 6 ही लेना है। ये एक काम की चीज है, इसको अच्छे से समझिए और इसको बार बार देखिए इस वीडियो को। That's all. केस नंबर 5 के न्यूमेरिकल, ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द मंथ, क्वार्टर या हाफ ईयर। इस तरह का एक न्यूमेरिकल बनाया है कि ये 6 इसमें सिचुएशंस है जो कि केस 5 के अंडर में होता है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 पार्टनर है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर पार्टनर्स, देयर ड्राइंग्स आर एज फॉलोज। ए का है 500 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बी है 700 पर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ, सी है 200 पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, डी है 300
पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ क्वार्टर, ई है ₹2000 पर हाफ ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, और एफ है ₹3000 पर हाफ ईयर एट द एंड ऑफ द हाफ ईयर, और इंटरेस्ट रेट इसका है 12% पर एनम। तो ये निम्नलिखित है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए ये है फॉर्मूला इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए। अमाउंट पर ड्राइंग, मतलब हर बार कितना ड्रॉ कर रहा है वो अमाउंट यहाँ पे लेना है, और इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स, कितने बार वो ड्रॉ करेगा, अपॉन 12, फिर इंटरेस्ट का रेट अपॉन 100 एंड एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमने ये बताया था आपको पहले ही कि मंथ्स रिमेन्ड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स रिमेन्ड आफ्टर लास्ट ड्राइंग, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए इसको, ये एक टेबल बनाया है, सारे पार्टनर्स का नाम यहाँ लिख दिया ABCDEF, या अमाउंट पर ड्राइंग, इसके हिसाब से पर ड्राइंग कितना अमाउंट है वो लिया है, और नंबर ऑफ ड्राइंग्स। अब जब मंथली ले रहा है तो 12 बार ड्रॉ करेगा, दोनों ही केस में, चाहे बिगिनिंग हो चाहे एंड हो। उसी तरह से जब क्वार्टरली करेगा तो 4 क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर हो गया बिगिनिंग और एंड में। उसी तरह से हाफ ईयर होता है 2 साल में, तो 2 बार एक करेगा, चाहे बिगिनिंग हो चाहे एंड हो, दोनों केस में 2। और एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जैसे पहले भी हमने बताया था, तो इस बार देखिए पहला ड्राइंग के बाद 12 मंथ लगता है, फिर लास्ट ड्राइंग के बाद 1, तो 13/2। उसी तरह से फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11 मंथ्स बचेंगे, और लास्ट ड्राइंग के बाद 0, तो 11/2 हो जाएगा। ये 13/2 हो गया, ये 11/2 हो गया। उसी तरह से बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में 12 महीना प्लस 3 महीना बचेगा लास्ट ड्राइंग के बाद, तो 3, तो 15/2। और फिर जब एंड ऑफ द क्वार्टर करेगा तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 9 मंथ्स, फिर लास्ट ड्राइंग के बाद 0, तो 9/2 हो गया। उस तरह से हाफ ईयर जब करेगा तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 मंथ बचेगा, और सेकेंड ड्राइंग के बाद 6 महीना रहेगा, तो 18/2। और जब एंड में करेगा तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 6, उसका 0, तो 6/2। तो ये एवरेज पीरियड हो गया। अब जस्ट खाली बस फार्मूला में हम रख देंगे, इसी फार्मूला में अमाउंट पर ड्राइंग, तो उस तरह से देखिए सब में ये लिख दिया। और नंबर ऑफ ड्राइंग्स, ये 12 है, 12 लिया, यहाँ 4 है तो 4 ले लिया, ये 2 है तो 2, नीचे सब में 12 है। उस तरह से रेट में तो सब में ये कॉमन है, और एवरेज पीरियड ये लिख दिया 13/2, 11/2, 15/2, 9/2, 18/2 और 6/2। अब जस्ट कल इसको सॉल्व कर देना है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 2 0 ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6। इसको आप कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी 2 0 जाएगा, और ये जाएगा 6, ये फिर 2 0 काट दीजिए, 12 और ये कट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये 2 हो गया। इसी तरह से ये कट जाएगा, ये कटा 3। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसके आगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। वो अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट जो भी आएगा उसको लिख दीजिएगा। तो मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप फिर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। ड्राइंग्स एट द मिडिल ऑफ मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है, ये हमारा केस नंबर 6 है।
इसका आज हम आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे। तो एक न्यूमेरिकल ये लिया है, तो 3 पार्टनर है ए बी एंड सी। देयर ड्राइंग्स आर एज फॉलोज। 500 रुपये पर मंथ एट द मिडिल ऑफ द मंथ। ये बी ड्रॉ करता है 700 पर क्वार्टर एट द मिडिल ऑफ क्वार्टर, और सी ड्रॉ करता है ₹2000 पर हाफ ईयर एट द मिडिल ऑफ हाफ ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वही रेट रखा है 12%। तो फिर इस तरह का ये चार्ट एक बनाया है। उसके पहले इसका फॉर्मूला हम देखें क्या है। इसके लिए फॉर्मूला ये है इंटरेस्ट का, उसी तरह से अमाउंट पर ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ ड्राइंग्स अपॉन 12 रेट अपॉन 100 इनटू अकाउंटिंग पीरियड बाय 2। इसको हम सीधे 6 ले सकते थे, लेकिन हमने इस तरह से लिया है। अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली हम लोग लेते हैं 12, किंतु लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का दे दे या 9 मंथ्स का दे दे या 18 मंथ्स का दे दे। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसी को याद रखिएगा कि जो भी अकाउंटिंग पीरियड दिया रहेगा क्वेश्चन में आप वही लेंगे। तो अगर नहीं ऐसा कुछ दिया है तो आप 12/2 करके ले सकते हैं, लेकिन इसमें देखिएगा कि अकाउंटिंग पीरियड क्या दिया है क्वेश्चन में। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ज़्यादा दिया रहता है अकाउंटिंग पीरियड, इसलिए हमने फॉर्मूला भी इस रूप में लिया है। तो इस तरह से आप ले लेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग इस तरह से है, जैसे यहाँ है 500, 700 एंड 2000, ये ले लिया। नंबर ऑफ ड्राइंग्स मंथली होगा तो 12 होगा एक साल में, क्वार्टर है तो 4, हाफ ईयरली है तो 2। अकाउंटिंग पीरियड वही 12/2, हर साल में 6 होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ अलग दिया नहीं है तो हम इसको 12 ही मान कर चल रहे हैं, तो हम ये ले लिए। अब इस फॉर्मूला में जस्ट सिंपली इसको रख देना है। तो जो भी इनका ड्राइंग है पर ड्राइंग लिया, टोटल ड्राइंग नहीं लिया, और नंबर ऑफ ड्राइंग से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन 12 कर दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 सब में ले लिया, एंड अकाउंटिंग पीरियड हर हाल में 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। इट इज वेरी सिंपल। जस्ट अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आप इसे कट कर दीजिए। अब इसको फिर सॉल्व कर लेना है। यहाँ रिमेनिंग थिंग्स को आपको सॉल्व कर लेना है, और ये भी कट हो जाएगा। बाकी आप कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सो इट इज वेरी सिंपल। इसको समझ लीजिए अच्छे से। ये अकाउंटिंग पीरियड को अच्छे से समझ लीजिए कि हमें नॉर्मली इसको 12/2 या 6 सीधे सीधे 6 ले सकते हैं, और फॉर्मूला यही है। ओके, थैंक्स।